टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो किस तरह से डिपेंड करेगा? देखो, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है क्या वो भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? तो इंक्रीज होता है। यार क्या हो रहा है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उससे रेजिस्टेंस, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेकिन किसमें? कंडक्टर्स में। याद रखना ये चीज है हमारी कंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, ये बात याद रखना। तो कितना इंक्रीज होगी, कितना डिक्रीज होगी, क्या फैक्टर्स आएंगे, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो, जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है वो किस तरह से डिपेंड करेगा? तो चेंज इन रेजिस्टेंस, इसको हमने बोल दिया डेल्टा आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के। सपोज इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा है R1 और किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मीन्स कि जितना इसका रेजिस्टेंस, मान के चलते हैं अभी रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम कंसीडर किया कि 1 ओम है, और आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका रेजिस्टेंस सपोज कितना हो जाता है, 2 ओम। तो कितना चेंज हुआ? डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी? 2 - 1। यहाँ पे डेल्टा आर क्या है बच्चों? वेयर डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 - R1। तो दोनों रूल्स को, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल R1 डेल्टा टी, कुछ बुक्स में इसको R नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीन कि इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, R नोट है ना। R1 मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस, और R2 बोला चेंज होने के बाद कितना हो जाता है। जैसे बात समझ आ गई होगी, पहले 1 ओम है, सपोज अभी 1 ओम है, और बाद में टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद कितना रेजिस्टेंस हो जाता है? 2 ओम। ठीक, तो कितना चेंज हुआ? 1 ओम। तो डेल्टा आर की वैल्यू, या अगर यहाँ पे कितना होता, 4 ओम, तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आती? 4 - 1 = 3 ओम। 3 ओम। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी? R2 - R1। तो डेल्टा आर इक्वल टू, एक कॉन्स्टेंट आता है, जैसे 11th में आपने किया था, याद आ रहा होगा, 3 चीजें, 3 टॉपिक पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा, वहां भी पढ़ा था। अरे याद है? लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, और तीसरा क्या था? वॉल्यूम एक्सपेंशन। हाँ, अरे याद है? चलो ठीक है। तो डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 डेल्टा टी, अल्फा आ जाएगा R1 डेल्टा टी। अब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू, या इसको ये भी लिख सकते हो, R2 - R1 इक्वल टू अल्फा R1 T2 - T1। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारा ये आता है, वेयर अल्फा इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वेयर अल्फा इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, या इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हो, अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन R1 डेल्टा टी। ये भी इसका फॉर्मूला हो, और यूनिट क्या होगी इसकी? देखो, डेल्टा आर की यूनिट ओम, नीचे आर है, रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट भी ओम होगी, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? डिग्री सेल्सियस। तो इसकी यूनिट क्या होगी? पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस।
स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। इसके बाद तो फिर से रेस्टिविटी की बात करेंगे। तो रेस्टिविटी टेम्परेचर में इंक्रीज करोगे तो रेस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। कितना इंक्रीज होगी? सपोज डेल्टा रो, देखो रेजिस्टेंस का सिंबल आर होता है, रेस्टिविटी का सिंबल रो होता है, तो डेल्टा रो इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसी तरह से इनिशियल रेस्टिविटी आर नोट या आर वन, और सेकंड किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर बोल रहा हूं बच्चों, ये याद रखना। चेंज इन रेस्टिविटी डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। कई बार क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग टेम्परेचर वो 0 बोल देता है और बाद में बोलता है टी टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो फॉर्मूले में बाद में जो हमने अभी किया था अल्फा इक्वल टू हमने किया था डेल्टा आर अपॉन आर नॉट और डेल्टा टी, ठीक है, ये वाला था हमने किया R1 का मतलब इनिशियल टेम्परेचर है ना, इनिशियल रेजिस्टेंस, सॉरी। तो इस फॉर्मूले की जगह आप ये भी देख सकते हो कि R नोट यहां पर, सॉरी R अपॉन R1 या R नोट और T खाली। इससे मतलब समझ जाना, कंफ्यूज नहीं होना कि उसका मतलब क्या है। डेल्टा R की जगह तो R, अभी जो बोला था कि मान के चलो 1 ओम से 4 ओम हो जाता है रेजिस्टेंस, तो कितना, ये R की वैल्यू 3 है ना, R नोट इनिशियल, और T को वो तब लेगा, मान के चलो टेम्परेचर T1 की वैल्यू 0 से कितना इंक्रीज किया, T तक लेके गया। तो यहाँ पे खाली फॉर्मूले में T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या रहती है? T रहती है। तो ये याद रखना, नोट करते रहना कॉपी में साथ साथ। तो डेल्टा रो इक्वल्स टू, साथ साथ कर रहा हूं, अल्फा रो 1 डेल्टा टी। तो अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा रो अपॉन रो 1 डेल्टा टी। और यहाँ पे अल्फा को क्या बोलोगे? उसमें अगर आर होगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या बोलोगे? वेयर अल्फा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिविटी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि करंट, फ्लोइंग करंट थ्रू अ वायर, when we apply the electric field across the wire, across the ends of the wire, then flowing current through the wire I directly proportional to the applied voltage across the wire, है ना। While as the physical conditions, pressure, temperature, etc. remains constant. अगर फिजिकल कंडीशन हमारी क्या है, मान के चलो यहाँ पर, जहाँ पे अभी मैं हूँ, यहाँ कोई वायर है और उस वायर के अंदर से हम करंट फ्लो करते हैं। कौन सी करंट? डीसी करंट। ये डीसी करंट के लिए अप्लाई होती है। अगर डीसी करंट फ्लो करते हैं तो डीसी करंट फ्लो होने पर यहाँ का रूम का टेम्परेचर, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, मीन्स जो भी फिजिकल स्टेट है वो सारी कंडीशन अगर कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, तब हमारा ये रूल क्या होगा? आई बी के प्रोपोर्शनल रहता है। मीन्स ये जिस रेशो में आई इक्वल टू, इसको मैनिपुलेट करेंगे क्योंकि या तो 1/G लेके चलोगे ऐसे, इस तरह B, और B इक्वल टू क्या होगा, सॉरी ये G, और G की जगह क्या लिख सकते हो? R B। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR, है ना, V इक्वल टू IR आ जाएगा, या R इक्वल टू V अपॉन I। मीन्स ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फ्लोइंग करंट दोनों का रेशो हमेशा फिक्स रहेगा, और फिक्स रहेगा तो क्या होगा? आप अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम पर जब हम ग्राफ को बनाते हैं, अगर मैं इस एक्स एक्सिस के अलोंग करंट को लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग
वोल्टेज को लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन में मिलता है। आखिर ऐसा कैसे? तो देखो, जब हम इसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, ये लैब में है, प्रैक्टिकल भी है बेटा आपका, तो कैसे होगा? मान के चलें V और I, आपने स्टार्टिंग में यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं और कितनी वोल्टेज अप्लाई की? सपोज स्टार्टिंग में 2 वोल्ट अप्लाई की, और यहां पर एक वोल्ट मीटर अप्लाई किया, कनेक्ट किया, और यहां एक अमीटर। याद रखना, अमीटर हमेशा 10th क्लास में पढ़ा था, फिर से बताया भी था कि वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और एमीटर किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। आप यहां कर लो या इसको हम यहां कर ले, है ना, इस तरह। हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, याद रखना। तो किस तरह से? ये पॉजिटिव एंड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना। और अमीटर को यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ भी, लेकिन आपने नेगेटिव साइड कनेक्ट किया तो नेगेटिव वायर को अमीटर के नेगेटिव में कनेक्ट करोगे, और इधर से पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव घूम के आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरह से कनेक्ट करते हैं। अब हम इसकी अलग अलग वैल्यू लेंगे। सपोज फर्स्ट टाइम तुमने V को कितना रखते हो? 2, और देखते हो करंट कितना फ्लो होता है सर्किट में? 1 एम्पियर। आपने वोल्टेज को कितना किया? बाई चांस आपने 3 किया, तो करंट कितना होगा यहाँ पे? 1.5। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि V/I है आपका R की वैल्यू। R आपका कितना है? V/I। अगर V को I से डिवाइड करोगे तो रेशो फिक्स आना चाहिए, आ रहा है ना, 3। यहाँ पे 4 किया तो ये कितना आएगा? 2। यहाँ पे 5 किया तो ये कितना आएगा? 2.5। यहाँ 6 करोगे तो ये 3। लेकिन अगर ये रूल होता है एग्जैक्ट, कितना भी आप वोल्टेज लगाते, अप्लाई करते जाओगे और करंट की वैल्यू आपको मिलते रहेगी, मीटर से दोनों वैल्यू आप कैलकुलेट करते रहोगे। अगर ये इसी तरह से प्रोसेस इंफिनिटी तक चले, इंफिनिटी का मतलब जितनी वोल्टेज बढ़ाते जाओ उसी के रेशियो में करंट, सेम रेशियो में करंट भी आपको मिलता रहे, तो आपका ओम्स लॉ वेरीफाई था, ठीक है। लेकिन एक लिमिट के बाद आप मान के चलो 6 पे चले गए, 7 पे चले गए, यहां तक भी ठीक है ना। लेकिन आपने जैसे ही 8 किया, अब क्या होना चाहिए था? 4 आना चाहिए था। अरे समझ आ रहा है? जब आपने वोल्टेज 8 की तो आपकी कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए थी यहाँ पे? 4 एम्पियर। लेकिन आपने देखा 4 ना मिलके क्या मिलती है? थोड़ा ज्यादा मिलती है, 4.2। वीडियो पॉज हो रही है। हेलो, यस सर। देखो जरा, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम V को लें, वाई एक्सिस के अलोंग हम करंट को लेते हैं, तो क्या होगा? अभी V की वैल्यू कितनी है? 1, 2, है ना। I की वैल्यू कितनी है? 1, तो V2I1, और हमें यहाँ पे पॉइंट मिलता है। इसके बाद V को कितना लेते हैं? 3, और I कितना मिलता है? 1.5, थोड़ा आगे। और इसी तरह से हमारे ये पॉइंट मिलते रहेंगे, मीन्स हमें सारे पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर मिलेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि हमें ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा? देखो यहाँ ध्यान दो जरा, 8 और ये 3.9, इसका मतलब क्या हुआ? करंट इतनी तेजी से नहीं इंक्रीज होता। आखिर रीजन ये कि अब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे नहीं बढ़ता, और उस तरह नहीं इंक्रीज होगा तो क्या होगा? फिर हमारा ग्राफ देखो तो स्ट्रेट था, स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि जितना आई उतना ही बी, दोनों का रेशो इक्वल चल रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद ये हमारा बी की तरफ बैंड होना शुरू हो जाता है। कंडक्टर के लिए, मैग्नेटिक बॉडी के लिए ये याद रखना, रेजिस्टेंस क्योंकि इंक्रीज होगा, और जिसमें इंक्रीज होगा तो बी। आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, हाँ बेटा,
सर बहुत धीरे आ रही है। तो याद रखो, दो सर्किट which follow the Ohm's law is called ohmic circuit, and those circuits which do not follow the Ohm's law is called non-ohmic circuit. ठीक है बच्चों, तो Ohm's law को जो फॉलो करे वो ohmic, और जो फॉलो नहीं करेगा नॉन ohmic. ohmic और नॉन. नॉन ohmic. और सभी सर्किट ohmic हैं, लेकिन एक लिमिट तक. उस लिमिट के ऊपर वो कैसा बन जाते हैं, दे बिकम नॉन ohmic, है ना.